नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3 को, यानी कि भारत की स्थिति, उसकी सामान्य जानकारी, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उसके पड़ोसी देश की जो जो भी ये पूरा कंसोलिडेटेड चैप्टर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। आज इसका ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे और अंदर घुसेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना, उसकी स्थिति कैसी है, किस तरह के पठार हैं, किस तरह के पहाड़ हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन का फोकस होगा वो भारत की जलीय सीमा पर फ्रेंड्स फोकस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहला है कि भारत की जलीय सीमा क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जलीय सीमा से तात्पर्य क्या है। तो ये जो पूरा आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, ये भारत की मुख्य तट की जलीय सीमा है। वहीं अगर बात करें लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की, तो ये पूरी कुल तटीय सीमा आ जाती है भारत की। तो कुल तटीय सीमा की जो फ्रेंड्स लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। वहीं बात की जाए यदि मुख्य तटीय सीमा की, तो इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए। कुल तटीय सीमा में हमारे जितने मुख्य राज्य की तटीय सीमा है वो भी आ जाएगी, साथ ही साथ ये जो लक्षद्वीप वाला यूटी पार्ट है और अंडमान निकोबार वाला यूटी पार्ट है ये भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, साथ ही में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये पूरे आ जाएंगे हमारी कुल तटीय सीमा में। और यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो मुख्य तटीय सीमा में केवल इतना जो एरिया है वो आएगा। तो टोटल मतलब क्या हुआ इसका कि 9 राज्य हैं, केवल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। कहाँ पे? मुख्य तट पे। वहीं अगर बात की जाए दमन दीव और पुडुचेरी की, तो दो ऐसी यूटी हैं जो मुख्य तट पर ऐसी यूटी हैं जो तटीय सीमा साझा करती हैं। टोटल कितनी यूटी हैं? तो 4 यूटी हैं टोटल। दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। वहीं फ्रेंड्स बात करें यदि कोस्टल ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार, तो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 5,422.6 किलोमीटर की है। वहीं द्वीपों की जो तटीय की लंबाई है वो 2,904 किलोमीटर अंकित की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कितनी सीमा ये साझा करते हैं, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। वहीं हम देखेंगे कि कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है और कौन सा सबसे छोटी तटरेखा साझा करता है। तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल कितने थे? 9 राज्य थे। सबसे लंबी जो तटरेखा साझा करता है फ्रेंड्स वो है गुजरात। ये कितनी साझा करता है? तो 1214.7 किलोमीटर की ये तटरेखा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र भी साझा करता है कितनी? 635.6 किलोमीटर की। गोवा 101 किलोमीटर की। कर्नाटक 280 किलोमीटर की। केरल 569.7 किलोमीटर की। वहीं तमिलनाडु जो साझा करता है 906.9 किलोमीटर की। आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स 937.7 किलोमीटर की तटरेखा साझा करता है। उड़ीसा 476.4 किलोमीटर की। और पश्चिम बंगाल लास्ट में, जो कि 9वां राज्य है, 157.5 किलोमीटर की। यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स, पूर्वी तटीय मुख्य तटीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा साझा करता है और गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहला है पुडुचेरी, दूसरा है दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनमें से देखिए सबसे लंबी सीमा साझा कौन कर रहा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर की जो तटीय सीमा है वो साझा कर रहा है। वहीं सबसे कम कौन साझा कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दमन द्वीप सबसे कम सीमा साझा कर रहा है। तो वही यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि यूटी में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार की है। राज्यों में मैंने आपको बताया सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, और राज्यों में सबसे जो छोटी है या मुख्य भूमि में बोल दें यूटी में सबसे छोटी किसकी है, तो ये है दमन और दीव की, जो कितनी है, केवल 42.5 किलोमीटर या रफली 42 किलोमीटर के आसपास है। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक बेसिक जानकारी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम भारत के जलीय भाग में एंटर कर चुके हैं। तो भारत किस प्रकार की संधियों से बंधा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पैमाने क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो संधि है उसके अनुसार जलीय सीमा की क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या आंतरिक जल है, क्या प्रादेशिक जल है, क्या सन्निहित या संलग्न क्षेत्र जिसे कहते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, और उच्च सीज यानी कि हाई सीज हम किन्हें कहते हैं। आप न्यूज में इन सब टर्म्स को सुनते रहते होंगे, आज हम पूरे विस्तृत तरीके से इनको समझेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री कानून संधि है, जिसे हम यूएन क्लॉज कहते हैं, 1982 में एडॉप्ट की गई
और इसके जो अनुसार है, किसी देश की जो जलीय सीमा है, जो भी उसकी जलीय सीमा है, जिस भी समुद्र के साथ या फिर जिस भी महासागर या बे के साथ वो अपनी सीमा साझा करता है, तो उसे टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है इंटरनल वाटर, यानी कि आंतरिक जल। यहाँ पे हम मैप में पूरा फिर अच्छे से समझेंगे, एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स प्रादेशिक जल। तीसरे पर सन्निहित या संलग्न क्षेत्र, जिसे कंटिन्यूअस एरिया भी हम कहते हैं। फिर आता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर लास्ट में आता है उच्च सागर। तो ये 5 जो हैं, 5 एरिया यूएन ने डिफाइन किए हुए हैं, यूएन नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के अनुसार। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आंतरिक जल की। तो पहले पूरा विस्तृत से देखेंगे, लेकिन यहाँ एक बार मैप में समझ लेते हैं। ये आप जो पार्ट देख रहे होंगे इंटरनल वाटर, ये आता है हमारा आंतरिक जल, यानी कि जो लैंड से जस्ट लगा हुआ पार्ट है, जो कोस्ट लाइन है उससे लगा हुआ पार्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये भारत का नक्शा हो गया, ये यहाँ पे कहीं कटा फटा है। अब जो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं, किसी एक बड़े हुए भाग को, किसी एक बड़े भाग को अगर मैं बेस मानकर यहाँ से लाइन खींचूं, तो इसके जो अंदर का पूरा पानी होगा ये इंटरनल वाटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स टेरिटोरियल सी, जिसकी जो लंबाई होती है वो होती है 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये पूरा जो कहलाता है यहाँ तक का इंटरनल वाटर प्लस टेरिटोरियल सी, ये कहलाता है नेशनल एयर स्पेस, यानी कि यहाँ पर जो हमारी पनडुब्बियाँ हैं, जो हमारे सागर हैं, वो आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा अन्य एकाधिकार है, यहाँ पर हम अपने मछुआरों को छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, जिस भी प्रकार के शोध हमें बैठाने हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है? तो इंटरनल वाटर से 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल में आएगा ये। और यदि बात की जाए टेरिटोरियल सी की, तो ये कितने पे आएगा? 12 नॉटिकल माइल पे आ जाएगा। और यहीं से हमारा चालू हो जाता है इंटरनेशनल एयर स्पेस, यानी कि टेरिटोरियल सी के बाद से ये पूरा जो क्षेत्र है ये वैश्विक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हुआ? अन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कहां तक पूरा फैला होता है? तो ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो पूरा सी होता है ये कहलाता है हमारा हाई सी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैप के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाया है अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पूरी एक विस्तृत तरीके से कि आंतरिक जल होता क्या है। तो स्थली भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल होता है, मैंने आपको बताया। मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा आता है, ये हमारा पूरा आता है भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अरब सागर हो गया, यहाँ पर इंडियन ओशियन हो गया, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अगर हम एग्जाम्पल उठाएं यहाँ से, तो आप ये वाला पार्ट मान लीजिए आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ से हम बेस लाइन खींचेंगे। यहाँ से यदि हम बेस लाइन खींचते हैं तो ये जो पूरा पार्ट आ जाएगा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, ये पूरा आ जाएगा सागरी जल इंटरनल वाटर के अंतर्गत। इसमें क्या होती है? संपूर्ण संप्रभुता होती है, यानी कि नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, यानी कि इसके अंदर किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसमें पूरा जो अधिकार है वो भारत का ही है। फ्रेंड्स आंतरिक जल से संबंधित देशों की जो सभी जलीय राशियां हैं, जैसे नदी हो गई, खाड़ी हो गई, झील हो गई, इनको शामिल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पास केरल है, आपको पता है, और केरल में ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सकरा सा भाग होता है मैप में, अगर आप देखेंगे इसको हम कहते हैं वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील भी इसी आंतरिक जल का हिस्सा है। आधार रेखा क्या होती है? तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है। अब आते हैं हम प्रादेशिक जल में, यानी कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो कहाँ तक होता है? तो मैप में हमने समझा था। अब यहाँ पे 12 समुद्री मील तक जो इसका विस्तार क्षेत्र है वो होता है। आधिकारिकता कितनी होती है? तो किसी भी देश की यहाँ पूरी संपूर्ण संप्रभुता होती है। संपूर्ण संप्रभुता से मतलब है कि इंटरनल वाटर से कितना? 12 नॉटिकल माइल तक में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे कोस्ट गार्ड हैं या फिर जो भी नेवी है यहाँ पर अपना जो भी काम है वो यहाँ पे कर सकती है। अब आता है फ्रेंड्स सन्निहित या संलग्न क्षेत्र। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ये दूरी में विस्थापित होता है। आधिकारिकता क्या होती है? तो राजकोषीय, आप्रवास, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन को रोकना और साथ ही उनको दंडित करना होता है। यानी कि यहाँ पास किसी भी प्रकार की किसी अन्य देश का या फिर जो भी दूसरे देश के मछुआरे मान लीजिए यहाँ पे आ गए,
साथ ही यहाँ वहाँ की स्वच्छता यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक की जो समुद्री सुरक्षा होगी वो जिम्मेदारी होगी उस देश की जिस देश के अंतर्गत ये आता होगा। साथ ही सीमा शुल्क, जो भी कैरियर आते हैं, जो भी कोई भी सामान वाला मालवाहक पोत आता है, उस पर सीमा शुल्कों का जिस भी प्रकार का उस देश के नियम कानून होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा और उसके उल्लंघन को वो देश रोकेगा यदि वो सन्निहित या संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब चौथे नंबर पर है अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि डबल यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसकी जो अधिकारिकता होती है सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका दोहन करना, अनुसंधान करना, संरक्षण, प्रबंधन का अधिकार, पानी, धाराओं और हवा से ऊर्जा का उत्पादन करना इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। लास्ट में आता है फ्रेंड्स उच्च सागर। उच्च सागर अन्य क्षेत्र के बाद आता है यानी कि आर्थिक क्षेत्र के बाद आता है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील के बाद का जितना भी एरिया है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे हाई सी में। और इसमें जो अधिकारिकता होगी तो सभी देशों का इसमें समान अधिकार होगा। इसमें किसी भी पर्टिकुलर देश की कोई अपनी संप्रभुता नहीं थोप सकता है। इसमें सारे ही देशों का समान अधिकार होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जल संधि क्या होती हैं, स्थल संधि क्या होती हैं और खाड़ी क्या होती हैं। क्योंकि हम जलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड आगे आपके में आएंगे और आप इन्हें न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जल संधि की। तो जल संधि क्या होती है? ऐसी जल राशि जो दो स्थलीय खंडों को अलग करे तथा दो जलीय राशियों को जोड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं जल संधि। पहला मैप आप देख पा रहे होंगे, ये जो इस प्रकार की आकृति है यानी कि ऐसी जल राशि जो दो स्थलीय खंडों को अलग करे। देखिए ये पहला खंड हुआ, ये दूसरा खंड हुआ, और यहाँ से जो ये राशि निकल रही है यानी कि ये जो जल निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है, ये इन दोनों को अलग कर रहा है। साथ ही ये जो है ये पहली जल राशि हो गई यानी कि ये पहला कोई क्षेत्र हो गया और ये सेकंड कोई जलीय क्षेत्र हो गया, इन दोनों को भी ये जोड़ रही है। तो इस प्रकार की जो संधि होगी, इस प्रकार की जो संधि होगी वो कहलाएगी हमारी जल संधि। इसी के विपरीत स्थल संधि क्या कहलाती है? तो ऐसा स्थल खंड जो दो स्थल खंडों को जोड़े तथा दो जल राशियों को अलग करे, यानी कि ये वाला जो एरिया कहलाएगा। जैसे ये आप ये देखिए, ये पूरा एक बड़ा एरिया हो गया, ये दूसरा एक बड़ा एरिया है। अब ये एक छोटे से पैसेज से जुड़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्थल संधि, क्योंकि ये दो जल राशियों को भी अलग कर रहा है। अब तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स खाड़ी। जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई, जो हमारी ओमान की खाड़ी है, इस प्रकार की जो कई सारी खाड़ियां हैं, इनका मतलब क्या होता है? तो समुद्र से जुड़ी एक ऐसी जलराशि जो तीनों ओर से भूमि से घिरी हो, ठीक है, तीन ओर से भूमि से घिरी हो और संकीर्ण मुहाना हो, और इसका मुहाना जो हो वो विस्तारित हो। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ हो गई, यानी कि कच्छ की खाड़ी हो गई। ये तीन ओर से जो है फ्रेंड्स ये भूमि से घिरी हुई है और इसका मुहाना जो है आप देखिए ये अरब सागर में जाकर के विस्तारित हो जाता है। ठीक है, इसके कई सारे जो मुहाने हैं वो निकले हुए हैं। जैसे एक ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कई सारे पार्ट में है गल्फ ऑफ कच्छ, कोई खाड़ी नहीं है, इसके कई सारे पार्ट हैं। जैसे यहाँ पास भी आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा गुजरात वाला एरिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत की जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किन किन देशों से लगती है? तो आपको नाम एकदम याद होने चाहिए। पहला तो है सबसे पहले श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है मालदीव, पांचवा है बांग्लादेश और छठवां है हमारा म्यांमार। यानी कि 6 देशों से भारत की जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार। बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो केवल और केवल श्रीलंका है हमारे लिए, क्योंकि हम इससे सबसे पास सीमा साझा करते हैं। बाकी हमने म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, बाकी हमने स्थल सीमा में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है श्रीलंका। तो समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो मिलता है, ताम्रपर्णी मिलता है, शिलोन मिलता है, इसे हम रत्नों का द्वीप भी कहते हैं, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही साथ भारत की चाय की बूंद भी हम कहते हैं। चाय की बूंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ चाय जम के पाई जाती है, चाय कॉफ़ी यहाँ पे खूब पाई जाती है और ये एक बूंद के समान है, तो इस कारण से हम इसको बोलते हैं कि ये चाय की बूंद है। ये अलग किससे होता है? तो पाक जल संधि से अलग होता है। जल संधि हमने पिछले जो स्लाइड थी उसमें समझा था, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, इसे पाक स्टेट भी हम कहते हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से ये जोड़ती भी है। याद रखिएगा, भारत श्रीलंका को अलग करने के अलावा बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को ये जोड़ती है।
चौथे नंबर पर आता है फ्रेंड्स राम सेतु, या जिसे हम एडम ब्रिज या आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो ये भारत का जो पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है और श्रीलंका के मध्य 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसे हम राम सेतु या आदम ब्रिज कहते हैं। मुख्य विवाद क्या चलते रहते हैं? कोई ऐसे हमारे विवाद नहीं चलते हैं जो मछुआरों से संबंधित हैं, और कच्चा तीवू जो द्वीप है, कच्चा तीवू जो द्वीप है उससे संबंधित हमारे छोटे मोटे विवाद हैं श्रीलंका के साथ, जो आपसी राजनयिक संबंधों से हम लोग निपटा लेते हैं, आपसी समझौतों से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो इसी स्लाइड से पूछे जाते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये कैसे हैं मैं आपको पूरी तरीके से आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले दिया गया कि विभाजित स्थलखंड, यानी कि जो यूटीज हैं, भारत के जो द्वीप समूह हैं, वो किस किस चैनल, किस किस खाड़ी और किस किस स्टेट से विभाजित होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला है, बाद में हम इसको मैप से भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप एक रीडिंग लगाइए, मेरे साथ दोहराइएगा। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीधे से सीधे। साथ ही सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार वाला जो निकोबार वाला द्वीप है उसके मध्य कौन सा है? तो ये आप याद रखिएगा, ग्रेट चैनल इसको अलग करता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच हमने डिस्कस किया पाक स्टेट है। दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सा है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। साथ ही मन्नार की खाड़ी में एक हमारा पहला, आप कह सकते हैं जो पहला जलीय अभ्यारण्य है वो भी मन्नार की खाड़ी में है, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है फ्रेंड्स दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? तो ये करता है डंकन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? डंकन पास। कोको द्वीप जो किसके पास है? म्यांमार के पास है कोको द्वीप। और उत्तरी अंडमान, इसको कौन सा अलग करती है स्टेट? तो कोको स्टेट इसको अलग करती है। फिर आता है लक्षद्वीप और मालाबार तट के साथ। लक्षद्वीप और मालाबार तट, यानी कि केरल वाला जो तट हो गया, उसको कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप सागर उसे अलग करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम पूरे अच्छे तरीके से मैप में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा 9 डिग्री चैनल, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये किसको किसको अलग करता है? ऊपर से ये कावारत्ती, यानी कि ये लक्षद्वीप हो गया, और नीचे मिनिकॉय हो गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लामी। लामी किससे अलग होगा? ये होगा 9 डिग्री चैनल से। फिर मिनिकॉय और मालदीव किससे अलग होगा? 8 डिग्री चैनल से, यानी कि मी मा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है। तो इसके नाम कैसे पड़े हैं? ये 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल, ये कैसे है? तो आपको पता होगा कि नीचे हमारी 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है वो है, और 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसे वैसे जो है ये जो चैनल है उनकी जो डिग्री है वो बढ़ते जाएंगे। और इन्हीं चैनलों के नाम पर, यानी कि इन्हीं अक्षांश रेखाओं के नाम पर, ये जो हमने विभाजन किया है इन्हीं के ऊपर किया है, 9 डिग्री और 8 डिग्री। जो जितना पास होगा उस चैनल का नाम उतना छोटा होता जाएगा। जैसे आप देख लीजिए 9 डिग्री से जस्ट ऊपर कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ये किसको किसको अलग करता है? तो ये ग्रेट निकोबार को अलग करता है हमारे पूरे अंडमान से। और यहाँ पास इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करेगा। यहाँ पास इंदिरा पॉइंट, जो आप बार बार सुनते रहते हैं ना कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास स्थित है। तो वो यही पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है? तो ये निकोबार साइड में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण फ्रेंड्स रेखाएं हैं विश्व की महत्वपूर्ण, मैंने जरूरी समझा इस टॉपिक से ये रिलेट कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको इसी लगे हाथ मैं आपको इसी स्लाइड के साथ, इसी चैप्टर के साथ आपको बताता चलूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहली लाइन आती है हमारी हिंडनबर्ग लाइन। ये जर्मन और पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, हिंडनबर्ग लाइन। दूसरे पर आती है फ्रेंड्स मैन रहीन रेखा। ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय फिनलैंड जो है फ्रेंड्स वो 31वां सदस्य देश बन गया है, किसका? नाटो का। तो याद रखिएगा, आपका करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 17वीं समांतर रेखा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये किसकी किसकी है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की रेखा है 17वीं
जो समानांतर रेखा यानी कि 17 पैरेलल लाइन किसको अलग करती है, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम को। 24वीं समांतर रेखा जिसे पाक सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार कर देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पास स्थित है, तो ये जूनागढ़ वाला एरिया है। जूनागढ़ वाला एरिया में जो 24वीं समांतर रेखा इसे पाक मानता है, लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। वो ये कहता है कि नहीं, ये हमारा ही हिस्सा है। फिर आता है 31वीं समांतर लाइन यानी कि 31 पैरेलल जो लाइन है वो ईरान और इराक के बीच की रेखा का निर्धारण करती है। 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38वीं समांतर रेखा ये किसके किसके बीच का निर्धारण करती है, तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच का निर्धारण करती है 38वीं समांतर लाइन। ओडर नीसे रेखा ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा का निर्धारण करती है। ओडर नीसे रेखा ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच का निर्धारण करती है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। अगली जो रेखा है फ्रेंड्स, सीगफ्रॉयड रेखा किसके किसके बीच अलग करती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो पूर्व के फ्रांस है और उसके बाद की जो जर्मनी है उसके बीच का ये निर्धारण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ब्लू लाइन किसके किसके बीच अलग करती है, तो लेबनान और इजराइल के मध्य की ये सीमा रेखा बनाती है। तो यहाँ पर ये 2 बार हो गई थी, इसे आप केवल 1 बार रीड करिएगा। बाकी जो रेखाएं हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड जियोग्राफी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हालांकि मैंने आपको पहले के जो पुराने लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक रिवीजन में एक तेजी से सब कुछ देख लेते हैं ताकि जो क्वेश्चंस आए आप उनका आंसर आसानी से दे पाएं। पहला है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले पे आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर आता है गुजरात। ट्रिक सिंपल सी है, राम महा उल्लू, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आप लू गायब करिएगा, ऊ जो है ये है गुजरात का। ठीक है, राम महा उल्लू। अब क्षेत्रफल के अनुसार भारत के जो छोटे राज्य हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, फिर सिक्किम आता है, फिर त्रिपुरा है, फिर है हमारा नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स, तो कच्छ है सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है हमारा लेह और तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर। यानी कि सबसे बड़ा जिला कच्छ है, फिर लेह है और फिर आता है जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे है, केवल ये पुडुचेरी का भाग है। इसका जो एरिया है वो है 9 वर्ग किलोमीटर का। सर्वाधिक जिला किस प्रदेश में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं टोटल। और उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से भी लगती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित। उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्य में कुल कितने राज्य हैं, कुल 8 भारतीय राज्य हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। यदि फ्रेंड्स हम सिक्किम को छोड़ दें, यहाँ पास सिक्किम आएगा, यदि सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी जो राज्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं या 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। 7 बहनें कौन कौन सी हो गई, तो मेघालय हो गई, असम हो गई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। 0 डिग्री लाइन इनको अलग करती है। फ्रेंड्स, मेघालय की जो सीमा है वो सिर्फ असम राज्य को टच करती है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हो, केवल और केवल असम राज्य को टच करती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश से तो ये सीमा साझा ही करता है। फ्रेंड्स, असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को छूती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है उत्तर पूर्व का जिसकी सीमा सभी राज्यों को छूती है, तो असम की सभी राज्यों को छूती है। हाँ, सिक्किम को नहीं छूती है। 7 सिस्टर्स में सबको छूती है, लेकिन सिक्किम को नहीं छूती है। फ्रेंड्स, सिक्किम की जो सीमा है वो पूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत और पश्चिमी नेपाल को से भी लगती है और राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल से भी लगती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उत्तरी पूर्वी राज्यों से संबंध में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है वो कहाँ से किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारे चेन्नई से। भारत म्यांमार सीमा का जो फ्रेंड्स निर्धारण है वो प्राकृतिक पहाड़ियों से किया जाता है। कौन कौन सी है वो प्राकृतिक पहाड़ियाँ, तो मिस्पी हो गई, पटकाई बूम हो गई, नागा और अराकानियोमा श्रेणी। हमने पढ़ी थी अध्यारोपित सीमाएं, प्राकृतिक पहाड़ियाँ, तो ये उसी का एक फैक्ट है। कौन सा ऐसा स्थान है जो 3 सागरों का संगम स्थल कहलाता है, तो याद रखिएगा
कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार को फ्रेंड्स हम मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं और हिंद महासागर का प्राचीन नाम है रत्नाकर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा रत्नाकर। यहाँ आती है फ्रेंड्स बात, अगली जो पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्यों में, वो आता है सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल क्या होता है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये जो चैनल है ये लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। देखिए यहाँ पे मैप में मैंने आपको लगाया है, ये जो लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल यहाँ पे बीच में है। लेकिन इन दोनों को कौन अलग करता है, तो इन दोनों को अलग करता है सोमब्रेरो चैनल। तो ये आप याद रखिएगा। और हिंद महासागर को अंडमान सागर से भी जोड़ता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ने का काम कौन करता है, सोमब्रेरो चैनल करता है। नेक्स्ट फैक्ट्स में फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं। भारत में रामेश्वरम है, उसके निकट धनुषकोटी पड़ता है। धनुषकोटी में श्रीलंका का जो तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई जो प्रवाल द्वीप है, उसकी एक रेखा है जिसे हम राम सेतु या आदम का पुल भी बोलते हैं। कोलबा पॉइंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। और पॉइंट कालीमेरे ये तमिलनाडु में है। और पॉइंट पेड्रो जो कि जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। आपसे पूछ लेगा कि कोलबा पॉइंट कहाँ स्थित है, या पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है, या पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे मैंने श्रीलंका के उत्तर पूर्व में इसलिए लिखा है क्योंकि किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था डायरेक्ट कि उत्तर पूर्व में है, पश्चिम दक्षिण में है, इस तरीके से भी आपको घुमा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिएगा त्रिवेंद्रम से गुजरती है। फ्रेंड्स, श्रीलंका और भारत से जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है उसके द्वारा अलग की जाती है। और जो पाक जल डमरू मध्य के मध्य ही राम सेतु यानी कि आदम का जो पुल है वो स्थित है। साथ ही पुदुचेरी के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल है, जो केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में हमने इसे कवर किया था, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है आपके रिवीजन के लिए। तो माहे कहाँ पर पड़ता है, केरल में। कराईकल तमिलनाडु में। पौंडीचेरी खुद तमिलनाडु में है। और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि पांडुचेरी में कितने जिले हैं, तो याद रखिए 4 आपको बोलने हैं, 3 नहीं बोलने हैं, क्योंकि पांडुचेरी ये खुद ब खुद शामिल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट था वो हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन करिएगा, आप जवाब नोटिस करिएगा। मैं आपको पूरा जवाब जो है, डिस्क्रिप्शन जो है वो भी साथ में आपको बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 मील की दूरी पर है। यानी कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 मील की दूरी पर है। टेरिटोरियल वाटर किसके बाद आता है, तो जो आंतरिक जल है, जो इंटरनल वाटर है, उसके बाद आता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन है, वो प्रादेशिक जल सीमा के कितने आगे से समुद्र मूल की दूरी पर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है 24 मील की दूरी पर। याद रखिएगा 24 मील की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 200 मील की दूरी पर है। तो 12 मील की दूरी पर भी हमने देख लिया, 24 मील की दूरी पर देख लिया और 200 मील की दूरी पर देख लिया। 12 मील की दूरी पर क्या था, ये था हमारा जो भी टेरिटोरियल वाटर था। 24 मील की दूरी पर कॉन्टिजियस वाटर था। और 200 मील की दूरी पर क्या था, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोवा। गोवा की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे छोटी है, जो मुख्य तटीय राज्य हैं उनके अनुसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, यानी कि साझा करते हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। राज्यों की बात हुई है, मुख्य भूमि से सटे हुए जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात। गुजरात की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। अगर मान लीजिए यहाँ गुजरात ना दिया होता, यहाँ पास आंध्र प्रदेश दिया होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पंबन चैनल। पंबन चैनल अलग करता है मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है हमारा आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है हमारा डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 38वीं जो पैरेलल लाइन है, 38वीं समांतर लाइन है, उसके बीच जो है, उसके बीच की जो देश है, यानी कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा की रेखा को चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा का सीमांकन करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 17वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच सीमा का सीमांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर की है फ्रेंड्स भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तटीय सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर है 9। 9 राज्यों को भारत की जो तटीय सीमा है वो राज्यों को स्पर्श करती है। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेंड्स टेस्ट के लिए रखे हुए हैं, इसके जो आपको आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की तटीय सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है 4, 2, 5 या 6 यूटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपके ऑप्शन है पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। आप जो इनके आंसर हैं फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com पे आप विजिट करिए। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर आप ई बुक्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा? कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं। आप अपना फीडबैक जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।